वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी एक 20 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएसएम का। यूजुअली एपिडेमियोलॉजी से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, case control study. Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the learning medico. Let's start with the case control study. So definition क्या है? Case control study often called as retrospective study or are a common first approach to test the causal hypothesis. So case control study को retrospective studies क्यों कहा जाता है? retrospective studies मतलब पीछे जाना, पीछे पास्ट रिकॉर्ड्स में जाकर उसे स्टडी करना। तो इसे रिट्रोस्पेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि केस कंट्रोल में हम इफेक्ट तो आ गया है और हम पास्ट में जाकर उसका कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो इन केस कंट्रोल स्टडीज वी गो फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। तो यहाँ पर कॉज आ गया है, इफेक्ट आ गया है कि ये इसकी वजह से हाइपरटेंशन XYZ फैक्टर की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। देन हाइपरटेंशन तो आ गया पेशेंट में, अब हम क्या करेंगे, उसके पास्ट रिकॉर्ड्स में जाएंगे और उसका ये कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब पीछे जाना, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। और ये कॉज ढूंढने में हमें बहुत हेल्पफुल होता है। अब इसमें क्या होता है, हम दो पॉपुलेशन होते हैं, केसेस और कंट्रोल। नाम में ये केस कंट्रोल स्टडी, इसमें केसेस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं और हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, केसेस को कंपेयर करते हैं कंट्रोल के साथ। अब ये बेसिकली ये क्या है? कंपैरिजन स्टडी है और इनको कंपेयर करने के लिए हमें एक नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर होना चाहिए। नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो दोनों में होता है, केसेस में भी होता है और कंट्रोल में भी होता है। फ़र्क इतना होता है कि केसेस में डिजीज़ होता है, कंट्रोल में वो डिजीज़ नहीं होता है। कंफाउंडिंग फैक्टर क्या हो सकता है? एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है और सोशल स्टेटस भी हो सकता है। अब केस कंट्रोल स्टडी में 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, देन द मैचिंग, देन द मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड फोर्थ इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल। अब सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल हम पहले डिफाइन करेंगे केस क्या है। डिफाइन करेंगे केस को 2 क्राइटेरिया की हेल्प से, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आर द ऑफ द डिजीज एंड द स्टेज ऑफ द डिजीज, इफ एनी टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर द स्टडी। मतलब हमें पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब ये डायग्नोसिस है, ये डिजीज़ का डायग्नोसिस है हाइपरटेंशन, इसका हमें ये करना है। अभी हाइपरटेंशन में भी स्टेजेस होती है कि ये पहले स्टेज में है कि दूसरे स्टेज में है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ चुका है, तो हमें ये स्टेज को भी डिस्क्राइब करना होगा पहले ही। अब आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एम्प्लॉयड टू द रिक्रूटमेंट दैट ओनली newly developed cases within a specified period of time are eligible than old cases or cases in advanced stages of the disease। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या करेंगे, जो सिर्फ न्यूली डायग्नोस्ड केसेस है, न्यू केसेस है, हम सिर्फ वही लेंगे। क्या लेंगे? इंसिडेंस लेंगे। इंसिडेंस मतलब जो सिर्फ नए केसेस है, हम सिर्फ नए केसेस को लेंगे। क्यों नए केसेस को लेंगे? क्योंकि वहाँ पर आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकी है, सब कुछ फ्रेश है, सब फ्रेश है, पेशेंट को कॉज भी फ्रेश है, उसे हमें उसकी वजह से कॉज मिल सकता है, इसलिए सिर्फ हमें न्यूली डायग्नोस्ड केसेस को लेना है। अब यह होगा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी। अब केसेस, सोर्स ऑफ केसेस, अब हमें कहाँ से मिल सकते हैं केसेस? हॉस्पिटल से मिल सकते हैं या फिर जनरल पॉपुलेशन से मिल सकते हैं। अब हो गए केसेस और सिलेक्शन हो गया केसेस का। अब कंट्रोल का सिलेक्शन करते वक्त एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम द डिजीज अंडर स्टडी।
मतलब हम जो भी केसेस कंट्रोल्स ले रहे हैं उनमें वो डिजीज़ नहीं होना चाहिए जो हम स्टडी कर रहे हैं, बट वो, और उसमें क्या होता है, दे मस्ट बी सिमिलर टू द केसेस एज मच पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। वो केसेस और कंट्रोल बहुत सिमिलर होने चाहिए, बस इतना है कि केसेस में वो डिजीज़ है, कंट्रोल में वो डिजीज़ नहीं है। अब हमें कंट्रोल्स कहाँ से मिलेंगे? हमें मिलेंगे हॉस्पिटल से मिलेंगे, रिलेटिव्स होंगे वो पेशेंट के, या फिर उनके नेबर्स, या जनरल पॉपुलेशन, या उनके साथ काम करने वाले लोग। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरा केस करेंगे मैचिंग। हम क्या मैचिंग करेंगे? हम केसेस का मैचिंग करेंगे कंट्रोल्स के साथ। मैचिंग का डेफिनेशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट कंट्रोल्स in such a way that they are similar to the cases with regard to certain pertinent associated selected variable which are known to influence the outcome of disease if not adequately matched for comparability could result or confound the result. मैचिंग। अब मैचिंग में हम क्या करेंगे? हम कंट्रोल्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि वो बहुत सिमिलर हो केसेस से, बहुत सिमिलर हो केसेस से, और उनका एक्सपोजर भी सेम हो, और जो नोन कॉज है, इसमें नोन कॉज है स्मोकिंग, अगर हाइपरटेंशन है, नोन कॉज है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो ये भी स्मोकर्स एंड अल्कोहलिक्स होनी चाहिए, और केसेस भी स्मोकर्स एंड अल्कोहलिक। तो हम कंट्रोल्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर लिया जिसे ना स्मोकिंग की आदत हो ना अल्कोहल की, देन वी कांट गेट द प्रॉपर रिजल्ट। हमारा रिजल्ट नहीं हमारे प्रॉपर स्टडी का रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें वो दोनों फैक्टर्स दोनों में प्रेजेंट हो एक्सेप्ट फॉर द डिसीज। ये होगा कंफाउंडिंग फैक्टर। अब तो कंफाउंडिंग फैक्टर क्या है? इज वन विच इज एसोसिएटेड बोथ with the exposure of the disease and is distributed unequally in the study and control groups। तो ये क्या होना चाहिए? एसोसिएटेड होना चाहिए एक्सपोजर, वो एक्सपोजर के साथ, एक्सपोजर एंड डिजीज के साथ, और वो दोनों में दिखना चाहिए, केसेस में भी दिखना चाहिए और कंट्रोल्स में भी दिखना चाहिए। ये हो गया मैचिंग। पहला क्या है? हमने सिलेक्शन कर लिया केसेस और कंट्रोल का, फिर हमने उनका मैचिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। क्या कि कितना क्वांटिटी में एक्सपोजर होगा। इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर शुड बी ऑब्टेन इन प्रिसाइज एंड सेम मैनर बोथ विथ केसेस एंड कंट्रोल। अब क्या कहेंगे? मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर मतलब समझो स्मोकिंग है कॉज, हाँ स्मोकिंग है कॉज, तो जो केस है हमारा केस है हमारा, ये कंट्रोल है। हमारा केस क्या करता है? एक पैकेट स्मोक नहीं, 2 पैकेट स्मोक करता है, और हमारा जो कंट्रोल है वो 1 पैकेट स्मोक करता है। सो ये दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज, स्टडिंग पास्ट रिकॉर्ड, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। ये हमें इन सब चीज़ों से पता चलेगा। मेजर करना है एक्सपोजर का। केसेस हो गए, सिलेक्शन ऑफ केसेस कंट्रोल हो गया, उनका मैचिंग हो गया, उनका मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर हो गया। अब आएगा लास्ट स्टेप विच इज़ द एनालिसिस। हम एनालाइज करेंगे टू फाइंड आउट द एक्सपोजर रेट्स, एक्सपोजर रेट मिलने के लिए, एंड एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर। एक्सपोजर रेट्स में क्या आ गया? द केस कंट्रोल स्टडीज अ डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपोजर रेट टू अ सस्पेक्टेड फैक्टर इन डिजीज एंड नॉन डिजीज पर्सन। तो क्या है? तो केस कंट्रोल स्टडी क्या करता है? एक डायरेक्ट एस्टिमेशन बताता है हमें एक्सपोजर रेट्स का टू द सस्पेक्टेड फैक्टर्स इन डिजीज एंड नॉन डिजीज ग्रुप। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क में क्या आएगा? एस्टिमेशन ऑफ रिस्क क्या है? इट इज द सेकेंड एनालिसिस। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क की है। एक्सपोजर रेट में क्या मिलेगा हमें कि इतना एक्सपोजर होने के बाद ये सस्पेक्टेड फैक्टर को वो डिजीज होता है, ये आ गया एक्सपोजर रेट। और एस्टिमेशन ऑफ रिस्क इज द सेकेंड एनालिटिकल स्टडी इन एस्टिमेशन ऑफ द डिजीज रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर। अब इसमें क्या करेंगे हम? एक्सपोजर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क में हम रिलेटिव रिस्क को कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव रिस्क को क्या कहेंगे? इंसिडेंस अमॉन एक्सपोज, इंसिडेंस अमॉन नॉन एक्सपोज। मतलब ये जो है ये स्मोकिंग को एक्सपोज है, और ये जो है ये नॉन स्मोकर्स है। दिस इज द रिलेटिव रिस्क। तो इतना रिस्क है
2/1 इतना रिस्क है हाइपरटेंशन में स्मोकिंग का. सो वी कैन गेट दिस द रिलेटिव. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ये एग्जाम में मत लिखो, ये समझने के लिए है. दिस इज द रिलेटिव रिस्क. पहला क्या है एनालिसिस में, एक्सपोजर रेट एंड एस्टिमेशन ऑफ रिस्क. दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ केस कंट्रोल स्टडी. अब आ गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट में हमें ये लिखना ही पड़ता है. केस कंट्रोल क्या है, बहुत इजी है, रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. रिक्वायर कंपेरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट, कम सब्जेक्ट्स में भी ये स्टडी हो जाती है. रेयर डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत हेल्प मिलती है. इसमें कोई रिस्क नहीं होता है सब्जेक्ट को, मतलब, और इसमें ना एक साथ हम बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं. वैसे हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी में हमें कुछ ही फैक्टर्स, एक आधा फैक्टर मिलता है. रिस्क फैक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड. एथिकल प्रॉब्लम्स आर मिनिमल होते हैं हमें एथिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमें बार बार पेशेंट को कॉल नहीं करना पड़ता, उससे फॉलोअप के लिए आने में मनाना नहीं पड़ता है. अब डिसएडवांटेज क्या है केस कंट्रोल स्टडी के, ये बहुत बायस रिजल्ट्स देती है और हम उस पर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते केस कंट्रोल स्टडी पे. फिर सिलेक्शन और प्रॉपर कंट्रोल, अगर हमने कंट्रोल का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया तो हमारी जो स्टडी है वो बहुत वेस्ट जाएगी. फिर वी कैन नॉट मेजर द इंसिडेंट्स एंड कैन ओनली एस्टिमेट द रिलेटिव रिस्क. हमें इंसिडेंट मेजर नहीं होता, हमें सिर्फ रिलेटिव रिस्क पता चलती कि इतनी वही x/y रेशियो में हमें इतनी रिस्क है, इतना पता चलता है. डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉजेस एंड एसोसिएटेड फैक्टर. ये कॉज है और ये एसोसिएट फैक्टर, ऐसा नहीं, ये उसके लिए ये दोनों चीज़ें सेम ही होती है केस कंट्रोल स्टडी में. नॉट सूटेड फॉर द इवैल्यूएशन और थेरेपी और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिजीज. ये प्रोफाइलैक्सिस में भी कुछ हेल्प नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डिजीज आ चुका है. अनदर मेजर कंसर्न इज द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द केसेस एंड कंट्रोल. मतलब हमें झूठ भी बोल सकते हैं ना केसेस एंड कंट्रोल्स, सो हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते केस कंट्रोल स्टडी पर. सो दिस वाज द केस कंट्रोल स्टडी. क्विक रिवीजन लेते हैं. इसमें क्या होता है, केसेस होते हैं, कंट्रोल होते हैं, और इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. सिंपल ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, कंपेरेटिव स्टडी है, और यहाँ पर कंफाउंडिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है. इतना फ़र्क है, केसेस में वो डिजीज़ प्रेजेंट होता है और कंट्रोल में वो डिजीज़ प्रेजेंट नहीं होता है. अब इसके 4 बेसिक स्टेप है. पहला है सिलेक्शन ऑफ केसेस, फिर है मैचिंग, फिर है मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, और फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सो thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel The Learning Medico. Thank you.